हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करेंगे 11 to 13 जेपीएससी के सारे जो GS2 का जो पेपर है, जो अभी रिसेंटली जिसका साइकिल ख़त्म हुआ है, तो उसके हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, GS2 जो है, जो कम्प्लीटली झारखंड का पेपर होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इसके प्रीलिम्स को पास करने के लिए, तो वो आज हम लोग सारे PYQs इसके करेंगे और इसके सारे ऑप्शंस को हम लोग डिकोड करेंगे। एक तरीका हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली एक सवाल से हम लोग 4 चीज़ उसके बारे में सीख सकते हैं और फिर इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा कि जेपीएससी इज़ अराउंड द कॉर्नर। अभी बहुत न्यूज़ वगैरह में भी चल रहा है कि कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में आ जाना चाहिए। अभी रिसेंटली हम लोग न्यूज़पेपर में भी देखे हैं कि जेपीएससी ने अपने रिपोर्ट मांगा है दूसरे विभाग सबसे कि किसमें कितनी कितनी वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ सब इंडिकेट कर रहा है कि जेपीएससी बहुत तेज़ी से काम में लग चुकी है और कभी भी ये अपना नया नोटिफिकेशन ला सकती है। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली देखा कि कैलेंडर जो है, कैलेंडर भी इन्होंने रिलीज़ किया, मेंस का मार्कशीट भी इन्होंने रिलीज़ कर दिया, जो कि बहुत कम समय में बहुत जल्दी इन्होंने किया है। ठीक है, तो फिर ये इंडिकेट करता है कि कभी भी इसका आ सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन। तो हम लोग ये PYQ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इसी PYQ सीरीज़ में हम लोग 50-50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग को पढ़ना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड है, बोल रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द नागवंशी एक्सेप्टेड द पढ़ा पंचायत एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, तो नागवंशी में एक पढ़ा पंचायत करके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल पढ़ा हेड मानकी वॉज चेंज टू ठाकुर। ये हमने कभी सुना नहीं है कि मानकी को ठाकुर। मानकी जो हेड था उसको भुईहरी भी बोलता था, भुईहर। ठीक है, ये मिड लेवल पे आता था। ठीक है, जैसे जो लेवल इसमें होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, तो इसको मिड लेवल पे आता था। सबसे टॉप में स्टेट लेवल होता था, सबसे नीचे रहता था ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है, ये मिड लेवल का था, तो यहाँ पे भुईहर था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, द नागवंशी चेंज द टर्म पढ़ा टू पट्टी। ठीक है, पढ़ा से पट्टी इन्होंने नाम भी बदला था। अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर आप ये चीज़ रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, द पंचायत वॉज अ परमानेंट लोकल बॉडी इन भुईहरी पढ़ा। ठीक है, पंचायत परमानेंट लोकल बॉडी था भुईहरी पढ़ा में, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या था यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जो गवर्नेंस सिस्टम है, तो गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू ही देखेंगे। जैसे ग्राम पंचायत लेवल हो गया, तो ग्राम पंचायत लेवल में इसका हेड कौन था? हेड को हम लोग बोलते थे मुंडा, या हम लोग बोलते थे मानकी, या हम लोग बोलते थे महतो। ठीक है, 3 ये था। ठीक है, जो हेड रहता था उसको मुंडा, मानकी, महतो, तीनों में से कुछ बोलता था। फिर एक आपको टर्म याद आ रहा होगा, भंडारी, एक था भंडारक। ठीक है, और फिर आप याद कर पाएंगे कि गोड़ायत। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम से बहुत पूछा जाता है, किसी किसी ये में गोड़ायत का कुछ और रोल है। यहाँ पे जैसे गोड़ायत का रोल यहाँ मैसेंजर का था। ठीक है, यहाँ पे मैसेंजर का रोल था। भंडारी फिर क्या, भंडारी का क्या रोल था? स्टोरेज करता था, ग्रेन्स का स्टोरेज करता था। भंडारक जो है वो क्या करता था? वो गार्ड था, यही स्टोरेज का गार्ड था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इतना सारा चीज़ इसमें से ये कर सकते हैं। फिर सेकंड में जो है, जहाँ से सवाल बना है, पढ़ा पंचायत। ठीक है, पढ़ा पंचायत लेवल है। अब यहाँ पे कौन हेड रहता था? यहाँ हेड होता था यहाँ पे मानकी या भुईहर। ठीक है, मानकी या भुईहर यहाँ हेड होता था। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो लेवल है, इसमें कौन रहता था? जागीरदार वगैरह रहता था।
ठीक है, इसको जागीरदार भी बोलते थे। और यहाँ जो रिलीजियस हेड है उसको क्या बोलते थे, पाहन। ठीक है, मोस्टली हर जगह रिलीजियस हेड पाहन या तो बैगा इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आएंगे जो सबसे टॉप लेवल पे है। तो टॉप लेवल पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ का कौन रहता था, यहाँ का रहता था महाराजा। ठीक है, महाराजा यहाँ पे टॉप पे रहता था। और यहाँ पे जो मैसेंजर होता था उसको हम लोग बोलते थे पांडे। ठीक है, तो ये सब सवाल आता है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ बता दिया। और यहाँ पे जो बाकी जो रोल वगैरह जो मिलते थे, जैसे कि बहुत जगह मिनिस्टर कौन बनेगा, ये कौन करेगा, तो ये राज्य परिवार का जो सदस्य है उन लोग को ये सब रोल मिलता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये कैसे मतलब सेटअप हुआ है, तो इसके पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक राजा थे फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय जो राजा थे वो 64 AD में एक कैपिटल बनाए थे, सुतियांबे। ठीक है, सुतियांबे कैपिटल बनाए थे और ये फर्स्ट नॉन ट्राइबल किंग थे। ठीक है, फर्स्ट नॉन ट्राइबल किंग थे। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जब चलता था तो उस समय पे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था 1616 में। यहाँ पे जो राजा थे दुर्जन साल। ठीक है, ये PYQ में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आप नाम याद रख लीजिए, दुर्जन साल। ये आपको PYQ में मिलेगा, आपको ऑप्शंस में भी मिलेगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस में भी मिलेगा, किसी किसी क्वेश्चन को ऑप्शन में दुर्जन साल ऑप्शन है, जो कि इंडिकेट करता है कि इस पे सवाल बन सकता है। ठीक है, तो दुर्जन साल हो गया। अब दुर्जन साल को कौन इम्प्रिजन किया था, जहांगीर इम्प्रिजन किया था। ठीक है, कितना साल के लिए, 12 साल के लिए। ठीक है, कब वो छूटे, 1627 में छूटे। कितना रुपया दे के छूटे, 6000 रुपया पर ईयर का सेटलमेंट दे के छूटे। ठीक है, और कहाँ पे कैद थे, तो इनको कैद करके रखा था ग्वालियर फोर्ट में। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आप एक टॉपिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और याद करना भी चाहिए। इसी तरीके से आप एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू बार बार उस चीज़ को पढ़ के आप याद कर सकते हैं। जैसे अभी आप याद करिए कि कौन वहाँ का राजा था। ठीक है, नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश कौन किया, दुर्जन साल कौन है, कितना साल का सजा हुआ, वो कब उसको इम्प्रिजनमेंट उसको किया गया, सबसे फर्स्ट नॉन ट्राइबल किंग कौन है। ठीक है, ग्राम पंचायत लेवल पे कौन कौन अधिकारी है, मुंडा, मानकी, महतो, भंडारक, भंडारी, गोड़ात, पांडे किस ये में मैसेंजर है। तो इस टाइप का आपको चीज़ याद आना चाहिए। मानकी जो है वो क्या करता है, भूंयर जो है वो क्या करता है। ठीक है, जागीरदार जो है, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऐसा है जहाँ पे जागीरदार वगैरह का समय था उस समय पे, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो वो सब आप सारा चीज़ इसमें से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, करटाहा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। करटाहा किससे रिलेटेड है, पढ़ा पंचायत, मुंडा मानकी, नागवंशी या ढोकलो सोहर। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ढोकलो सोहर। ठीक है, ये थोड़ा फैक्चुअल पेपर होता है तो इसीलिए इसका कुछ आप उतना ज़्यादा आप इसको गेस वेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप चारों के बारे में पढ़े हुए हैं तब आप गेस मार पाएंगे, न तो ऐसे आपको अगर 3 ऑप्शन नहीं पता है, एक ऑप्शन ही बस पता है, तो इसमें गैस मारना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ढोकलो सोहर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ढोकलो सोहर के बारे में भी थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है, ढोकलो सोहर कौन से ट्राइब का शासन व्यवस्था है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन से ट्राइब का शासन व्यवस्था है। 5th लार्जेस्ट ट्राइब है झारखंड में। ठीक है, और वो सब डिवीज़न है मुंडा ट्राइब का। ठीक है, अच्छा, ढोकलो सोहर जो है, नाम ढोकलो, ढोकलो का क्या अर्थ है, ढोकरो का अर्थ है बैठक, और सोहर का क्या अर्थ होता है, सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ठीक है, बैठक का जो अध्यक्ष होता है उसी को ढोकलो सोहर बोलता है। ढोकलो सोहर सबसे हाईएस्ट इसमें बॉडी होता है। ठीक है, सबसे पहला ढोकलो सोहर जो
हुआ था वो 1934-35 में हुआ था, ठीक है। ठीक है, इसमें अभी 3 ठो गवर्नेंस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपका बेसिक जो है इसमें भी 3 लेवल का सिस्टम होता है। सबसे ऊपर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ढोकलो लेवल, ठीक है। ढोकलो लेवल में कौन हेड होता है? वही होता है ढोकलो सोवर। और ढोकलो सोवर क्या होता है? हर 3 ईयर्स में इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ढोकलो सोवर इलेक्ट किया जाता है हर 3 साल में। फिर आपका जो सेकेंड है उसको हम लोग बोलते हैं खूट लेवल, ठीक है। खूट लेवल अब बहुत सारे खूट को मिला के बनता है कुटुम्ब सभा, ठीक है। यहाँ का हेड कौन रहता है? खड़िया घाट, ठीक है। खड़िया घाट यहाँ का हेड रहता है। उसके बाद आपका जो लास्ट में जो सबसे नीचे लेवल पे आ गया, ग्राम पंचायत लेवल पे आ गया, तो ग्राम पंचायत लेवल पे कौन रहता है? ग्राम पंचायत लेवल पे यहाँ रहता है महतो, ठीक है। ये दोनों जो लेवल है नीचे का, ये दोनों हेरिडेटरी है, ठीक है। ऊपर वाला जो लेवल है ढोकलो सोहर, वो है आपका इलेक्टेड, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है तो महतो का जो, अच्छा महतो नहीं, करटाहा। करटाहा जो है, करटाहा यहाँ पे क्या रहता था? मैसेंजर होता था, ठीक है। जैसे पांडे वहाँ पे मैसेंजर था टॉप लेवल पे। जो इससे पहले जो हम लोग ने शासन व्यवस्था पढ़ा नागवंशी, उसमें पांडे मैसेंजर था टॉप लेवल पे। यहाँ पे करटाहा है मैसेंजर, ठीक है। प्लस क्या करता है करटाहा? प्रधान का सहयोगी है, ठीक है। उसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है भात भीतर। भात भीतर इसका इम्पोर्टेंट काम है। भात भीतर क्या होता है? शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो उससे जो इन्वॉल्व जो है, जो उसमें इन्वॉल्व सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है वो है करटाहा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हम लोग ढोकलो सोहर से देख लिए, ठीक है। और भी बहुत चीज़ है, जैसे इसमें मूल निवास इसका क्या है? मूल निवास आपको पता होना चाहिए, रोहतास है। फिर आपका सबसे ज़्यादा ये कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? तो गुमला और सिमडेगा में मिलते हैं, ठीक है। इनका जो ऑक्यूपेशन है वो पालकी ढोना है, ठीक है। पालकी ढोना आपने देखा ही होगा, पालकी जो होता है तो वो ढोना। और फिर वधु मूल्य इसका क्या है? वधु मूल्य है गिनीरता, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ना वो आपको याद रहना चाहिए। तो इस टाइप से आप इंटरकनेक्ट करके सारा चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जितना छोटा जितना शॉर्ट नोट्स रहे इस पे अभी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और है जो कि हम लोग डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम का कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ऐसे इस पर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और इंटरलिंक करके अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। थर्ड हम लोग देखेंगे, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज महतो रिलेटेड इन मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। महतो का क्या रोल है इन द मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये पूछ रहा है। टू प्रिसाइड ओवर जुडिशियल प्रोसेस, तो ये अगर आप पढ़े होंगे तो ये गलत है। लाल जो होता है वो आपका इस समय पे जुडिशियल लॉयर वगैरह टाइप का पोस्ट था, तो ये वाला तो नहीं होगा। टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द विलेजर्स, ठीक है। तो उस समय पे महतो जो था मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, महतो आपका मैसेंजर होता है, ठीक है। और महतो मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में महतो जो होता है, जो हेड होता है वो मुंडा होता है, ठीक है। मुंडा या हाथू मुंडा होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये चीज़ आप रिकॉल कर सकते हैं। थर्ड हो जाएगा सुपरवाइज टैक्सेशन टू टेक केयर ऑफ राइट्स एंड रिचुअल। तो राइट एंड रिचुअल में आप इसको एलिमिनेट मार सकते थे कि मोस्टली हर जगह पे पाहन होता है, ठीक है। पाहन होता है या तो आपका एक और ये होता है बैगा होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे बैगा होता है, कहीं पे पाहन होता है, तो इस टाइप का होता है। तो फिर यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। तो मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो आपका थर्ड लार्जेस्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है मुंडा, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस से आता है। अच्छा, इससे ये सवाल पूछा जाता है कौन सा रेस वाला, तो इससे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि द्रविडियन रेस जो है, द्रविडियन रेस का कौन सा ट्राइब है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस होता है, 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस होता है। एक होता है शासन, एक होता है सरना, एक होता है अखड़ा,
शासन क्या होता है? शासन होता है बरियल, ठीक है, जहाँ पे दफनाया जाता है उसको बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि PYQ वगैरह में आता है, शासन डीडी, ठीक है। शासन डीडी जो पत्थर होता है, जो जैसे जहाँ पे दफनाते हैं तो वहाँ पे जो पत्थर गाड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शासन डीडी, ठीक है। सरना क्या है? सरना आपका ग्राम देवता का स्थल होता है, ठीक है। और अखड़ा क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि अखड़ा क्या होता है। मुंडा शासन व्यवस्था के अंदर अखड़ा क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि अच्छा सबसे मेन चीज़ जो है, ये सब तो हम लोग देख लिए, इसका जो गवर्नेंस सिस्टम है, पैटर्न है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे टॉप में कौन होता है? पढ़ा पंचायत होता है। पढ़ा पंचायत में जो हेड होता है उसको बोलते हैं पढ़ा राजा। और पढ़ा राजा क्या होता है? इलेक्टेड होता है, ठीक है। पढ़ा राजा होता है इलेक्टेड, ठीक है। सेकंड में जो होता है पट्टा, पट्टा पंचायत, ठीक है, पट्टा बोलते हैं। तो यहाँ का हेड होता है मानकी, ठीक है। देख रहे हैं कि किस तरीके से कहीं पे मानकी कुछ अलग रोल का है, कहीं पे महतो कुछ अलग रोल का है, कहीं पे मुंडा कुछ अलग रोल कर रहा है। तो इस टाइप से आपको पढ़ना होगा, आपको बार बार इस चीज़ को रिकॉल करना होगा, रिवाइज करना होगा, तभी जाके आपका ये सारा सवाल जो है 100% आपका बनेगा। जो कि इसको बनाना ईजी है, बट इसको बार बार रिवाइज करना और कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना, तो वो आपका एक्टिव रिकॉल और बार बार उस चीज़ को करने से ही हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ग्राम पंचायत लेवल पे हो गया। ग्राम पंचायत लेवल में कौन होता है? मुंडा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो बहुत सारा विलेज का हो गया उसको हाथू मुंडा बोलेंगे। ये दोनों जो है आपका मानकी है और मुंडा जो है वो आपका हेरिडेटरी होता है, ठीक है। लो लेवल पे हेरिडेटरी है, हाईएस्ट लेवल में इलेक्टेड, ठीक है। अच्छा अभी हमने जैसे एक जगह पढ़ा कि 3 साल में जो है वो इलेक्ट किया जाता है, तो कौन सा अभी शासन व्यवस्था का हम लोग पढ़े थे? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 3 साल में, हर 3 साल में उसको इलेक्ट किया जाता है। वो टॉप लेवल पे है, ठीक है। वो जो हेड है वो टॉप लेवल पे है और उसको हर 3 साल में इलेक्ट किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब दूसरा सवाल पे हम लोग आएंगे। हु इज़ द डिप्टी हेड, उप प्रधान इन द माझी परगना ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। माझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन में उप प्रधान कौन है, ठीक है, किसको पोस्ट दिया गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे प्रमाणिक, जोग प्रमाणिक, जोग मांझी, जोग प्रमाणिक और गोड़ात। गोड़ात आपने देखा होगा, मोस्टली जगह पे गोड़ात मैसेंजर हुआ करता था, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। जोग प्रमाणिक जो होता है वो प्रमाणिक का सबऑर्डिनेट था, ठीक है, सबऑर्डिनेट था। प्रमाणिक जो है, प्रमाणिक यहाँ पे डिप्टी हेड था, ठीक है। और जोग मांझी का भी कुछ रोल था, ठीक है। तो इस टाइप से आप मोस्टली आप कुछ कुछ चीज़ को आप एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द विलेज इन द उड़ाव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उड़ाव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हेड कौन है, ठीक है। अच्छा आप बताइए कि मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हेड कौन था, ठीक है। वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2 टाइप का हेड था वहाँ पे, वो बताइएगा, ठीक है। अब 5th नंबर में देखेंगे, ठीक है, उड़ाव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो माझी, तो माझी क्या हुआ करता था वहाँ पे? ये असिस्टेंट था ऑफ महतो, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर असिस्टेंट ऑफ महतो, तो हेड कौन था? महतो, ठीक है, महतो हेड था। पाहन क्या करता था? रिलीजियस, मोस्टली रिलीजियस चीज़ से वो रिलेटेड था। और जो दीवान था वो मोस्टली मिनिस्टर था या वो सहयोगी था, किसका? जो पढ़ा दीवान जो होता है, हेड होता है पढ़ा राजा का, पढ़ा राजा को सहयोगी था दीवान, ठीक है। तो ये वाला उसको रोल हुआ करता है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मुंडा मानकी सिस्टम इज़ नॉट करेक्ट। तो मुंडा मानकी सिस्टम से कौन सा ऐसा चीज़ है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। द पोस्ट ऑफ मानकी इज़ हेरिडेटरी। तो आपने अभी पढ़ा था कि कहीं कहीं पे हेरिडेटरी होता है, कहीं कहीं पे इलेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मानकी है उसका पोस्ट हेरिडेटरी होता था, ठीक है। उसके बाद इफ़ अ मानकी इज डिसमिस्ड हिज सक्सेसर्स आर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट, ठीक है। तो ये चीज़ भी सही है, अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे तो आप ये चीज़ कर सकते हैं डिसाइफर कि जो भी
सक्सेसर होता है, जैसे मान के चलिए ग्रैंडफादर है, उसके नीचे आता है फादर और उसके नीचे आता है सन, ठीक है। तो अगर फादर को ही इस टाइटल से हटा दिया जाए ग्रैंडफादर को, तो फादर को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप इसको ये कर सकते हैं। फिर मुंडा इज़ कंसिडर्ड द विलेज हेड वाई द मानकी इज़ कंसिडर्ड द हेड ऑफ द पीढ़, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। मुंडा आपका विलेज हेड था और मानकी पीढ़ था, आपने पढ़ा होगा तो फिर आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। और ऑप्शन डी पढ़ेंगे, द मानकी डज नॉट गेट एनी शेयर ऑफ द कलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है, कमीशन, ठीक है। मानकी को 1 रुपया भी कमीशन, ये विलेज हेड है लेकिन इसको 1 रुपया कमीशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का फ्रेमिंग देख रहे हैं, एनी बोल दिया, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मतलब एनी का मतलब यही ना हो गया, 1 रुपया भी अगर इसको कमीशन नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कलेक्टेड रेवेन्यू का। तो ये स्टेटमेंट आप थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे तो इसको आप एलिमिनेट मार के आप आगे बढ़ सकते हैं कि मानकी को कुछ ना कुछ शेयर मिलता ही था, ठीक है। फिर ये अदर ट्राइबल सिस्टम्स जो है, गवर्नेंस सिस्टम्स, उससे रिलेटेड है। जैसे नया, नया वाज द नेम ऑफ द हेड ऑफ विच ट्राइबल पंचायत, ठीक है। नया किस ट्राइबल पंचायत का हेड है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बिरहोर, ठीक है। खड़िया का कौन सा गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, तो ये आप ये कर सकते हैं। असुर जो है वो पीवीटीजी से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीवीटीजी। अच्छा गोंड, अच्छा आप बताइए कि इंडिया में जो है भील और गोंड कौन फर्स्ट पे है कौन सेकंड पे है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्स यही है, तो इसमें से ये आपका GS1 में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन सबसे बड़ा ट्राइब है और नहीं है। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है। 8 नंबर देखेंगे, हु इज़ कंसिडर्ड द विलेज हेड इन द पहाड़िया ट्राइबल सिस्टम। पहाड़िया ट्राइबल सिस्टम जो है उसमें विलेज हेड किसको बताया गया, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मांझी, ठीक है। मांझी को विलेज हेड बनाया गया है। कहीं पे मांझी मिडिल लेवल पे आता है, कहीं पे मांझी आपका ग्राम पंचायत लेवल पे आता है, ठीक है। तो इस टाइप से। और गोरायत मोस्टली हर जगह मैसेंजर हुआ करता था, ठीक है। तो गोरायत मैसेंजर था, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। फिर अगला में हम लोग आएंगे अकॉर्डिंग टू द नागवंशावली, ठीक है। नागवंशावली के अकॉर्डिंग विच किंग हैज ट्रांसफर्ड द नागवंशा डायनेस्टीज कैपिटल फ्रॉम सुतियांबे टू चुटिया। सुतियांबे से चुटिया कौन सा किंग है जो अपना कैपिटल को ये मूव किया था, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नृपति प्रताप राय, ठीक है, फर्स्ट में ही दिया हुआ है। अच्छा दुर्जन साल अभी हमने डिस्कस किया, 1616, 1627, 6000 रुपया, जहांगीर, ठीक है। और क्या क्या चीज़ आप याद कर सकते हैं, और जागीरदार हो गया, कौन सा ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में इसका बात हुआ, नागवंशी, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आप सब रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। ईयर आप रिकॉल कर लिए कि इसमें क्या हुआ, कितना रुपया लगा, ठीक है। इस टाइप से आप को करना है, ठीक है। विच लीडर हैड लेड द 1855-56 हुल इन हज़ारीबाग, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि आपका कौन सा जो ये है, कौन कौन सा रिवोल्ट आपका कब हुआ, कौन कौन सा वॉर वगैरह हुआ, ठीक है। तो ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलका रिवोल्ट कौन से ईयर में हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जयराम मुर्मू, ठीक है, जयराम मुर्मू अगर आपको पता होगा, थोड़ा पढ़े होंगे, संथाल परगना क्षेत्र में थे, हजारीबाग क्षेत्र में नहीं थे, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। मंगल मुर्मू जो है, मंगल मुर्मू भी संथाल परगना क्षेत्र में थे, ठीक है। रघु हंसदा जो थे, रघु हंसदा के बारे में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाया। और लास्ट में जो है इसका आंसर हो जाएगा लुबिया मांझी और बैरू मांझी, ठीक है। लुबिया मांझी और बैरू मांझी ये दोनों जो थे ये आपका हजारीबाग क्षेत्र में संथाल हुल में कंट्रीब्यूट किए, ठीक है। अब 11 नंबर हम लोग देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ छोटा नागपुर कैथलिक सभा। छोटा नागपुर कैथलिक सभा का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन है जूलियस लकड़ा,
बोनीफेस लकड़ा, पॉल दयाल और साइमन होरो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोनीफेस लकड़ा। ठीक है, बोनीफेस लकड़ा उस समय पे थे। ठीक है, नीचे देखेंगे रामजीत हंसदा, बुधू राय किस्कू और चांद राय टुडू वर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। किस किस मूवमेंट से रिलेटेड था? पहाड़िया रिवोल्ट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन और संथाल हुल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह से ये लोग रिलेटेड थे। ठीक है, GS 1 पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ, पहला सत्याग्रही कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, ये 3 चीज़ आप ये कर सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कौन कौन रिलेटेड है? ठीक है, संथाल हुल से आप अभी पढ़े कि कौन कौन रिलेटेड है। ठीक है, जयराम मुर्मू हो गया, मंगल मुर्मू हो गया, फिर आपका ये 3 नाम हो गया, 2 नाम हो गया, लुबिया मांझी और बैरू मांझी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपका इसी से इंटरकनेक्टेड है। 10 नंबर का सवाल से ही ये वाला सवाल भी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, पहाड़िया रिवोल्ट कब हुआ, कौन सा ईयर में हुआ, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, लीडर कौन है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप एक ही सवाल से आप सारा चीज़ को आप पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, व्हेन वाज द डिसीजन टेकन टू इस्टेब्लिश झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जो है वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया? ठीक है, सितंबर 93, दिसंबर 93, सितंबर 94, दिसंबर 94। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सितंबर 94। ठीक है, अच्छा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का इसका क्या मतलब है, इसका रोल क्या है? तो ये क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल बॉडी था जो कि क्रिएट हुआ था 1990s में। ठीक है, तो इस सेल्फ गवर्नेंस को जो है उसको डिग्री ऑफ सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करता था ट्राइबल लोग को। ठीक है, जो भी CNT और SPT वाला क्षेत्र है उसमें प्रोवाइड करता था। ठीक है, इसका लीडरशिप करते थे बाबूलाल मरांडी। ठीक है, तो बस इतना आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर गोपाल बंधु दास। ठीक है, गोपाल बंधु दास लीडर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अभी हमने यहाँ देखा, यहाँ पूछ रहा था, ऑप्शन में दिया हुआ है नॉन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो फिर अब यहाँ सवाल बन गया नॉन कॉर्पोरेशन पे, तो इस टाइप से आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि हाँ इससे सवाल बन सकता है, उससे सवाल बन सकता है। एग्जामिनर इंडिकेट कर रहा है कि हाँ इससे सवाल बनना चाहिए। ठीक है, तो गोपाल बंधु दास अब आप याद कर लीजिए कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में से ये रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड थे सरायकेला खरसवा क्षेत्र से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन विच ईयर वॉज द छोटा नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश। कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1982। ठीक है, 1982 में हुआ था। इन द ओरांव ट्राइब फॉर हाउ मेनी जनरेशंस आर मैरिज प्रोहिबिटेड इन द मदर्स गोत्रा एट द टाइम ऑफ चिल्ड्रन मैरिज। ठीक है, तो कितना साल पहले तक का मदर का जो गोत्र होता था, ठीक है, उससे कितना साल पहले तक का हम लोग को मैरिज नहीं करना है, कितना जनरेशन पहले तक का मैरिज नहीं करना है। ठीक है, तो यही सवाल पूछ रहे हैं, ओरांव ट्राइब में होता है। ठीक है, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि ओरांव ट्राइब जो है वो सबसे मोस्ट एजुकेटेड ट्राइब में से आता है। ठीक है, फिर इसमें जैसे आप याद कर सकते हैं आयोजित विवाह होता है इसमें। ठीक है, आयोजित विवाह होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो ओरांव ट्राइब जो है वो किसके साथ आए थे? बख्तियार खिलजी के साथ आए थे 13th सेंचुरी में। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद कर सकते हैं। जो इसका कहाँ से आए थे? कोंकण कोस्ट से आए थे। ठीक है, कोंकण कोस्ट से आए थे और ये क्या है? द्रविडियन रेस का ट्राइब है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका जो युवागिरी होता है वो क्या है? घुमकुड़िया। युवागिरी है इसका घुमकुड़िया। ये सब भी सवाल आता है। कौन सा लैंग्वेज है? कुड़ुक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आप ये कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 जनरेशन तक। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ही ये लोग करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे व्हाट वाज द
पॉपुलर अटायर ऑफ मुंडा वुमेन, मुंडा वुमेन का पॉपुलर अटायर क्या है, ठीक है। सलवार कमीज एलिमिनेट कर सकते हैं, मुंडा वुमेन से नहीं है रिलेटेड, लहंगा भी नहीं है, ठीक है। अब 2 ठो बचा, पिछुआते और परिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे फिर आपको एलिमिनेशन आपको खुद से ही गेस उस करना पड़ेगा, ठीक है। पिछुआते जो होता है वो आपका बिहार यूपी में फेमस है, ठीक है। एक सेरिमोनियल ड्रेस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिया। परिया जो होता है एक वुमेन लोग उसको अपने बॉडी में ड्रेप कर लेती है, ठीक है। और मोस्टली मुंडा वुमेन का ये ड्रेस है, ठीक है। हु वॉज द 3rd गवर्नर ऑफ झारखंड, झारखंड का 3rd गवर्नर कौन है, ठीक है। तो ये सब जो फैक्चुअल सवाल है ना, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एम रामा जोइस, ठीक है। एम रामा जोइस जो है वो 2002 से 2003 में यहाँ पे फॉलो ये करती थी, ठीक है। यहाँ पे इनका कार्यकाल था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वेद मारवा जो थे वो 2nd थे, ठीक है। 2nd में वो गवर्नर बने 2003 से 2004 के बीच में, ठीक है। फिर सैयद सितवे रजी जो है वो 4th में बने, ठीक है। 4th में बने 2004 से 9, ठीक है। और सैयद अहमद जो है वो 7वां में बने 2011 से 15, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट में बने, तो फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रभात कुमार जो है 2000 से 2002 में बने, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको याद करना है। इन द बजट ऑफ 2022-23 झारखंड गवर्नमेंट स्पेंड 13.54% मनी ऑन, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल हर जगह आता है, हर PCS वाले एग्ज़ाम में आता है कि कौन से ये में सबसे ज़्यादा हुआ था। तो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। या खैर इसका आंसर एजुकेशन था, सी, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या हो जाता है कि इस बार क्या होने वाला है, अगर आपने अभी जो लेटेस्ट बजट का डेटा देखा है तो 1.36 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है। अब 1.36 लाख करोड़ का बजट है तो सबसे ज़्यादा पैसा, अब देखिए बजट पढ़ेंगे तो आपको 2 चीज़ पढ़ना होगा कि मनी कम्स फ्रॉम एंड मनी गोज़ टू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे मनी कम्स फ्रॉम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 1.36 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है। मनी कम्स फ्रॉम एंड मनी गोज़ टू देखेंगे, ठीक है। कहाँ पैसा गया, तो पैसा गया आपका इस बार सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ गया, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में गया, ठीक है। लगभग 17.5% वहाँ चला गया, ठीक है। फिर 2nd में गया आपका एजुकेशन में, जो कि पिछले बार सबसे ज़्यादा था, ठीक है। तो आपका इसमें अप्रॉक्सीमेटली 13% गया। 3rd में आपका आएगा रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट जो है उसमें आपका 12% गया, ठीक है। अब मनी कम्स फ्रॉम, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, तो सबसे पहला तो आपका जो है वो आपका आता है स्टेट का जो सेंट्रल टैक्सेस है, ठीक है। शेयर इन जो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है उससे आता है 35%, ठीक है, 35%। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पैसा इससे आता है स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, उससे आता है लगभग 27% के करीब। और 3rd में आता है आपका ग्रांट इन एड में आपका 22% के करीब आता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप इसे पढ़ सकते हैं और ये सब चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ इसी टाइप का ट्रेंड इस बार भी होगा, इसी टाइप का सवाल पूछेगा, ठीक है। तो बजट वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे जिस समय पे, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम लोग इसको आराम से पढ़ लेंगे। द फूड एंड गोदान ऑफ कटाहा ब्राह्मीण आर एसोसिएटेड विथ विच रिचुअल, ठीक है। फूड और जो गोदान है कटाहा ब्राह्मीण का, वो किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है। मैरिज से रिलेटेड है, बर्थ से है, डेथ से है, मुंडन से है, ठीक है। ये सब ऑप्शन आपका दिया हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा सी, डेथ से, ठीक है। डेथ से रिलेटेड है आपका गोदान, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 21 नंबर पे, हु रोड द बुक नेम्ड खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है।
तो ये कौन लिखा है? रोज़ करकेटा, दिवाकर मिंज, बीपी केसरी या रामदयाल मुंडा। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा आपका रोज़ करकेटा। ठीक है, रोज़ करकेटा आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे रामदयाल मुंडा, ये इनको तो आप जानते ही होंगे, इनको मिला था पद्मश्री 2010 में। ठीक है, किसके लिए मिला था? लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए। ठीक है, लिटरेचर और एजुकेशन के लिए मिला था, और ये राज्यसभा में एमपी भी रह चुके हैं। ठीक है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। बीपी केसरी, अगर आप खोटा पढ़े होंगे तो इनका एक सिद्धांत आता है, थ्योरी है इनका। ठीक है, तो बीपी केसरी भी क्या थे? हिस्टोरियन थे। ठीक है, बीपी केसरी हिस्टोरियन थे, किताब लिखे हैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड करके एक किताब भी लिखे हैं। फिर दिवाकर मिंज भी एक थे हिस्टोरियन। ठीक है, मतलब वो भी एक लिटरेचर से रिलेटेड थे। अच्छा, साहित्य अकेडमी का अगर हम लोग अभी नाम लिए, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड अगर आपको याद होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसको मिला है इस बार का साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, अभी रिसेंट का है तो वो आप बता सकते हैं। उनका किताब का नाम है फिर उगना। ठीक है, यंग वाले कैटेगरी में इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में था, चर्चा में था, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ सरहुल? सरहुल में कौन सा डांस किया जाता है? नटुआ, छऊ, जतरा कि जदुर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जदुर। ठीक है, सरहुल में जदुर नृत्य किया जाता है। ठीक है, अच्छा कैसे किया जाता है जदुर नृत्य? अगर आप थोड़ा बहुत, जैसा हम तो देखे हैं, मांदर और जो नगड़ा जो होता है, तो वो सब आपका विलेज अखड़ा में उसको परफॉर्म किया जाता है। मांदर और नागड़ बजा के उसको किया जाता है। ठीक है, जतरा जो है आपका बंगाल उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। छऊ जो है, वो छऊ से आप याद कर सकते हैं कि चैत्र पर्व। ठीक है, फिर नटुआ जो है, नटुआ मेल लोग के लिए होता है। ठीक है, मेल फोल्क डांस होता है जो कि होली, मैरिज या मेला उला फेयर वगैरह रखता है, तो वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, वन ऑफ द फोल्क सॉन्ग्स संग जनरली ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिजेस, कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो कि मैरिज के समय गाया जाता है? ठीक है, तो ये आप पढ़े होंगे तो फैक्चुअल सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोमकच। ठीक है, डोमकच जो है आपका, ये आपका मैरिज के समय गाया जाता है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क इज रिजर्व्ड फॉर डियर, टाइगर, एक्वेटिक एनिमल, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट के लिए तो आपका ये वाला बेल्ट फेमस है, जो आपका सिंहभूम वाला जो है वो वाला बेल्ट फेमस है। ठीक है, जैसे दलमा हो गया, दलमा रेंज, तो वो सब फेमस है, आप सुने भी होंगे। ठीक है, तो बेतला जो है वो टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, बेतला इज़ अ पार्ट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। फिर आपका जो पलामू टाइगर रिजर्व है, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व्स अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर पलामू टाइगर रिजर्व आता है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कौन से ईयर में है? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, डॉल्फिन अभी हो गया। तो इस टाइप का सवाल आपका GS1 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। फिर हम आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल देखेंगे। ऑफ ऑल द ट्राइब्स ऑफ झारखंड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज ऑफ डैश ट्राइब। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सा सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा संथाल ट्राइब। फर्स्ट में वही आता है। थोड़ा सा इस पर हम लोग देख सकते हैं। टॉप सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारा संथाल का। ठीक है, सेकंड अगर आपको याद होगा ओरांव। ठीक है, थर्ड अगर आपको याद होगा दैट इज़ मुंडा। फोर्थ अगर आपको याद होगा तो वो हो जाएगा और फिफ्थ अगर आपको याद होगा तो खड़िया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप इससे गवर्नेंस सिस्टम में बता सकते हैं कि खड़िया का कौन सा गवर्नेंस सिस्टम है?
हो का कौन सा गवर्नेंस सिस्टम है, मुंडा का तो चलो इजी है, आप बता देंगे, ओराओं का कौन सा है, ठीक है। इस टाइप से आप बता सकते हैं कि क्या क्या गवर्नेंस सिस्टम किसका है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट नोन पोएट ऑफ नागपुरी, नागपुरी का फर्स्ट नोन पोएट कौन है, ठीक है। रुद्र सिंह, बेनीराम मेहता, धनीराम बख्शी एंड रघुनाथ नृपति, ठीक है। तो इसका अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रघुनाथ नृपति, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फिगर है बेनीराम मेहता, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2-3 बार इस टॉपिक से, इस जगह से सवाल आ चुका है, ठीक है। एक तो ये जो बेनीराम मेहता है ये लिखे थे क्या, नाग वंशावली, ठीक है। पेपर में आपने देख लिया है कि नाग वंशावली एक बार आ चुका है, बेनीराम मेहता का नाम आ चुका है, ठीक है। तो कितना रिपीटेड थीम्स इसमें आता है, तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर किस टाइप से आगे बढ़ता है, ठीक है। पेपर किस तरीके से एग्जामिनर फ्रेम करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। इन 1886 भीमराव सोलंकी हैड पब्लिश्ड, 1886 में भीमराव सोलंकी हैड पब्लिश द ग्रामर बुक डैश टाइटल डैश फ्रॉम बनारस, ठीक है। कहाँ से किए थे, बनारस से किए थे। कौन किए थे, भीमराव सोलंकी 1886 में किए थे, ठीक है। कौन सा किताब किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चसरेया टक, अकॉर्डिंग टू जेपीएससी आंसर इन्होंने चसरेया तक को दिया है, ठीक है। जैसे बट मैंने ऑनलाइन गूगल वगैरह करके देखा था तो इसका आंसर हो डुरान होना चाहिए, ठीक है। हो डुरान वॉज द फर्स्ट ग्रामर बुक ऑफ हो लैंग्वेज, ठीक है। किस ये से रिलेटेड है, तो हो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। 1886 में इन्होंने ही लिखा था, भीमराव सोलंकी ने, बट जेपीएससी ने आंसर डी को दिया है, चसरेया टक। हु वॉज द ऑथर ऑफ नागवंशावली, अ बुक रिटन इन नागपुरी, ठीक है। नागवंशावली जो है किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नागपुरी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कौन ये है, इसका आंसर हो जाएगा बेनीराम मेहता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये थीम रिपीट हुआ है, ठीक है। इस पे सवाल 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से बार बार रिपीट होता ही है। फिर 29 नंबर हम लोग देखेंगे। जगारमी रामायण रिटन इन 17th century वॉज अ ब्यूटिफुल बुक, वर्क ऑफ विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का है जगारमी रामायण, ठीक है। कुरमाली भाषा का है, ठीक है। और इसको कौन लिखे हैं, इसको लिखे हैं जगन्नाथ दास, ठीक है। 17th century में लिखे हैं जगन्नाथ दास, ठीक है। 30 नंबर देखेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोइट्री बुक रिटन इन खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली बाय पंडित रामचीज सिंह बल्लभ, ठीक है। पोइट्री का क्या नाम है जो पंडित रामचीज सिंह बल्लभ लिखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाग्य चक्रा, ठीक है। ये सब लिटरेचर से कुछ सवाल है जो कि हमेशा पूछ लेते हैं, ठीक है। सिलेबस में भी दिया हुआ है तो इससे सवाल बनता है, ठीक है। बाय व्हाट नेम वॉज सेंट कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग इनिशियली नोन, ठीक है। सेंट कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये अगर आपको पता होगा तो इसका हो जाएगा आंसर है डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, ठीक है। ये कब बना था, ये बना था आपका 1899 में, ठीक है। 1899 में बना हुआ था। तो इसी टाइप से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको पता होना चाहिए XISS क्या है, ठीक है। XLRI कब इस्टेब्लिश हुआ, XISS कब इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोल्हान यूनिवर्सिटी अगर नाम लिया जाए तो फिर वो कहाँ पे है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी का क्या ये है। फिर इसी टाइप से आपका बहुत सारा दूसरा भी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको पता होना चाहिए। ISM धनबाद क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल, ये जो थीम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो इस पर मैंने एक 1 पेजर का नोट्स बना के रखा हुआ है, ठीक है। उससे सारे चीज़ कैटर हो जाते हैं, किस यूनिवर्सिटी में था, किस यूनिवर्सिटी टूट के कौन कौन सा यूनिवर्सिटी बना, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी हो गया, या किस जितना भी टाइप का यूनिवर्सिटी है झारखंड में, तो वो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेतरहाट स्कूल हो गया, स्कूल वगैरह के बारे में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से सवाल हमेशा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे
कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल, नेतरहाट झारखंड, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 15 नवंबर 1954। तो अगर आपने फैक्ट इसको पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड हो जाएगा द फर्स्ट बैच स्टार्टेड विथ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला बैच 60 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़े नहीं है, बट बहुत स्पेसिफिक वैल्यू दे दिया 60 स्टूडेंट। हो सकता है 50-60 स्टूडेंट, 30-40 बच्चा हो सकता है, तो सेकंड को भी सही मान के चलेंगे। द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज चार्ल्स नेपियर, ठीक है। पहला प्रिंसिपल का नाम है चार्ल्स नेपियर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इट इज़ इन गुमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो ये गुमला डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। नेतरहाट शायद पलामू डिवीज़न में आता है, पलामू शायद डिवीज़न में आता है, इसलिए गुमला बहुत नीचे हो जाता है। अगर आप झारखंड का नक्शा भी अगर आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो गुमला कुछ इस तरफ पे आता है, नेतरहाट स्कूल कहीं इस तरफ पे, ठीक है। सबसे हाईएस्ट प्लेस एलिवेशन पे पड़ता है नेतरहाट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ओनली 1, 2 एंड 3, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब हम लोग देखेंगे 33, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1926 को ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस है जो कि इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि ये जो थीम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको XLRI, XISS, जो जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस सब के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। IIT जमशेदपुर हो गया, ठीक है। इस टाइप का BIT मिश्रा कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये सब जो सवाल है, ये सब आपसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 34 नंबर देखेंगे, इन विच टाउन और सिटी ऑफ झारखंड इज़ मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम लोकेटेड। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील सिटी, ठीक है। फिर जैसे जमशेदपुर में एक है, वो आपका किनन स्टेडियम है। तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछेगा किनन स्टेडियम कहाँ पे है। जितना भी जो स्टेडियम वगैरह है, जैसे रांची में जितने भी स्टेडियम है, वो सबका आपको नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि ये कहाँ पे है, रांची में नहीं है, नहीं हो कि वो बोकारो में है क्या, धनबाद में है क्या। अब इसी तरीके से आपसे इंडस्ट्रियल लोकेशन वगैरह पूछता है, ठीक है। कौन से इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किससे होता है। तो ये सारा जो थीम है, ये सारा थीम बहुत फैक्चुअल है और ये आपको याद करना ही होगा। और ये अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर ये मेंस में भी आपको काम देता है, ठीक है। मेंस में जो झारखंड रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है तो उस पर ये बहुत काम देता है, और एलिमिनेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। अगर इसको आप एक बार आप समझ जाएंगे, इसको आप एक बार कर लेंगे, तो फिर आपका, मुझे नहीं लगता है कि प्रीलिम्स कभी रुकेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो फिर आप बहुत तगड़ा गेस लगा सकते हैं, ठीक है। नीरज कुमार मिश्रा इज़ अ प्लेयर इन विच स्पोर्ट्स इन झारखंड। तो स्पोर्ट्स से ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि कौन सा प्लेयर कौन सा स्पोर्ट खेलता है, जो भी उस समय फेमस ये था, ठीक है। जो भी फेमस है उससे सवाल पूछा जाता है। तो फिर जैसे नीरज कुमार मिश्रा आपका चेस से रिलेटेड थे, ठीक है, चेस से रिलेटेड थे नीरज कुमार मिश्रा। और इसी तरीके से 36 नंबर हम लोग देखेंगे, जयपाल सिंह द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक 1928 वन विच मेडल, ठीक है। कौन सा मेडल जीते थे, तो गोल्ड, ठीक है। जयपाल सिंह स्टेडियम भी एक बना हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जयपाल सिंह स्टेडियम अभी कहाँ पे है। फर्स्ट कैप्टन था 1920। ये भी एक प्रोबेबल सवाल बन सकता है, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ देंगे कौन से ईयर में जयपाल सिंह ओलंपिक मेडल लेके आया, ठीक है। ये भी सवाल पूछ सकते हैं। अभी जो रिसेंट न्यूज़ वगैरह में जो चल रहा है तो उसमें आप जैसे देख सकते हैं सलीमा टेटे है, वो आपको पता होना चाहिए। सलीमा टेटे 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स में वो जीती थी, ठीक है। निकी प्रधान, ये आपको पता होना चाहिए। दीपिका कुमारी आपको पता होना चाहिए, कौन से स्पोर्ट्स है आपको पता होना चाहिए। दीपिका कुमारी 2012 में, 2021 में, ठीक है। पद्मश्री भी जीती है, अर्जुना अवार्ड जीती है, ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल माउंटेनियर है। इस टाइप का आपसे सवाल बन सकता है, और ये सब सवाल आपको ये करना ही है। सलीमा टेटे अभी रिसेंटली कुछ अवार्ड मिला है, शायद अर्जुना अवार्ड या किसी में उनको अवार्ड मिला गया, ठीक है, सलीमा टेटे को। फिर 37 नंबर देखेंगे, इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द वर्ल्ड एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी फॉर
हॉकी इन द ईयर 2023, ठीक है। ये तो पुराना डेटा है, किस टीम को इसने हराया, पुराना डेटा है, तो उस समय पे था जापान, ठीक है। बट ये थीम हमें पकड़ना है कि अगर हॉकी पे कोई सवाल बनता है, क्योंकि हॉकी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खेला जाता है झारखंड में, ठीक है। तो इसीलिए हॉकी पे जो भी सवाल बनता है, हॉकी पे आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए। तो इस पे दोनों पे सवाल बनता है, GS1 में भी बनता है, GS2 में भी, झारखंड बेस्ड वाला जो है उसमें आपका ज़रूर बनता है, ठीक है। 38 नंबर देखेंगे, श्री दीपक मंडल इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम। दीपक मंडल जी कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ सवाल पूछा गया है, ठीक है। हॉकी, आर्चरी, फुटबॉल या लॉन बॉल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है। पुराना सवाल है बट आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। आप सारा चीज़ पे प्रिपेयर आपको करना होगा, जैसे आर्चरी में कौन कौन सा प्लेयर है, हॉकी में कौन कौन सा प्लेयर है, लॉन बॉल में कौन कौन सा है, ज़रूर, क्योंकि एग्जामिनर ने ये सब जो ऑप्शंस भी दिया है ये इसीलिए पूछने के लिए दिया है कि आप इसके पीछे थोड़ा सा रिसर्च करिए, अध्ययन करिए, देखिए कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है। एग्जामिनर देखना चाहता है कि हाँ भाई इसका थिंकिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 39 नंबर, हाउ डू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट अप्लाई टू ऑल सूट, अपील एंड एप्लीकेशंस अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है। कैसे हम लोग जो प्रोविजंस है वो सारे में ये करता है, ठीक है। फुल्ली अप्लाई टू द एक्सटेंट विच इज़ नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, फुल्ली नॉट अप्लाई टू द एक्सटेंट एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अप्लाई टू द एक्सटेंट विच इज़ नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, ठीक है। अच्छा, ये जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है वो 1963 में बनाया गया था, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है टाइम लिमिट देता है फॉर फाइलिंग सूट्स एंड अपील, ठीक है। सूट्स और अपील को ये करता है। तो इसमें एक लॉ जो है वो लॉ काम करता है जो बोलता है, जो 1963 वाला है ये जनरल लॉ है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ बोला जाता है कि स्पेशल लॉ जो होता है दैट ओवरराइड्स द जनरल लॉ, स्पेशल लॉ ऑलवेज ओवरराइड्स द जनरल लॉ, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, वेयर शैल द अपील लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर इन सूट ट्राइड बाय हिम अंडर सेक्शन 139 और क्लॉज 7 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, SPT, लार एक्ट, ये सब 3-4 एक्ट है जिससे बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है। तो अपील किसके पास लाई करेगा, तो ये बहुत प्यारा सवाल है, ये हर समय पूछा जाता है कि अपील किस में लाई करता है, ठीक है। तो सेक्शन 139 में क्या बोला जाता है, जो जुडिशियल कमिश्नर होता है अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड नहीं करता है, ठीक है, एक्सीड नहीं करता है तो जुडिशियल कमिश्नर देखता है, और एक वैल्यू अगर एक्सीड कर जाता है तो हाई कोर्ट देखता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अपील इन दोनों के पास ही रहेगा, ठीक है। हाँ, एलिमिनेट आप कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों देखेगा। अगर अपील आता है, डिप्टी कमिश्नर एक बहुत बड़ा पद होता है, बट डिप्टी कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ा बॉडी हो गया, तो उसमें तो बड़ा बड़ा अपील आना चाहिए। तो इसीलिए इसमें आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, जुडिशियल कमिश्नर हो जाएगा, ठीक है। जुडिशियल कमिश्नर और हाई कोर्ट दोनों हो जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। एक्सीड करेगा नहीं एक्सीड करेगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब 41 हम लोग देखेंगे, एज पर द CNT एक्ट 1908, ठीक है। टेन्योर मीन्स इंटरेस्ट ऑफ टेन्योर होल्डर एंड इंक्लूड्स एन अंडर टेन्योर बट डज नॉट इंक्लूड अ टेनेंसी ऑफ डैश, ठीक है। टेन्योर का मतलब क्या होता है, जो इंटरेस्ट जो देता है तो वो किसके किसके ऊपर लगेगा, यही चीज़ बोल रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा मुंडारी खूट कटीदार, ऑक्यूपेंसी राइट, नॉन ऑक्यूपेंसी राइट और अंडर राइट। इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंडारी खूट कटीदार, ठीक है। मुंडारी खूट कटीदार का क्या है, इसको स्पेशल स्टेटस मिलता है, तो इसको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब बाकी हम लोग देखेंगे, ऑक्यूपेंसी राइट का क्या मतलब हो जाता है, ऑक्यूपेंसी रैयत का मतलब हो जाता है ऑर्डिनरी कल्टीवेटर, ठीक है, जो नॉर्मल जो कल्टीवेशन कर रहा है साल भर वो हो गया। नॉन ऑक्यूपेंसी में हो गया आपका सीजनल या टेम्पररी, ठीक है, सीजनल या टेम्पररी जो रैयत वगैरह है वो लोग हो जाएगा। और अंडर रैयत का क्या मतलब होता है,
अंडर रैयत मतलब होता है टेनेंट्स अंदर रैयत, ठीक है। रैयत के अंदर भी अगर कोई टेनेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडर रैयत, ठीक है। 42 नंबर अब देखते हैं, वेदर द प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये इस पे भी सवाल बनता है CPC 1908, ठीक है। ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये 7th JPSC में भी ये सेम चीज़ पूछा गया, ठीक है। 6th में भी कहीं कहीं सवाल बनता है, ACF में भी आ जाता है और RFO में भी, सॉरी ACF RFO में शायद नहीं है ये, लेकिन JPSC के पुराने एग्ज़ाम्स में जो लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर का पुराना जो 6th लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर एग्ज़ाम हुआ, तो इस सब में ये जो थीम है ये बार बार रिपीटेड है, ठीक है। Whether the procedure of CPC 1908 would be applicable for trial before Deputy Commissioner in matter of छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, ठीक है। तो क्या इसका प्रोसीजर है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। फुल्ली एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, पार्शियली एप्लीकेबल, द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड वेदर प्रोसीजर इज मेंशन्ड अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और नॉट, एंड D फुल्ली नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नियम है कि वेयर द CNT इज साइलेंट, ठीक है, वेयर द CNT इज साइलेंट स्टेट गवर्नमेंट शैल डिसाइड, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अंडर सेक्शन 17 ऑफ CNT एक्ट 1908, अ पर्सन इज अ सेटल्ड रैयत हु फॉर period of dash years before and after the commencement of the act has continuously held as रैयत land situated in any village। तो ये अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 12 ईयर, ठीक है। सेक्शन से इसमें आपका सेटल्ड रैयत के बारे में बात करता है, ठीक है। अब इसका क्या ये हो जाता है कि एक बार अगर वो उस एरिया को होल्ड कर लेता है तो फिर वो क्या हो जाता है, उस कम्युनिटी में ऐड हो जाता है, उस कम्युनिटी को समझने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए 12 ईयर का इसमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए लार एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अंडर द लार एक्ट लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में इनैक्ट किया गया था, ठीक है। द गवर्नमेंट इस्टेब्लिशेज द लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी बनाता है। तो इसमें पूछ रहा था कॉम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो वो अथॉरिटी में कितना ठो उसका क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वो 1 पर्सन। कौन उसका रहता है, उसका रहता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। इस अथॉरिटी में आपका डिस्ट्रिक्ट जज आता है, ठीक है। अब लार एक्ट में ये जो बात बोला गया है ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 51 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 51 के अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट जज को होना चाहिए इसके बारे में बात करता है। लार एक्ट को कौन इस्टेब्लिश किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ लार एक्ट द स्पेशल प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर मेंशन्ड, ठीक है। SC ST के बारे में स्पेशली कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो सेक्शन 30 जो है, सेक्शन 30 कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेजेस वगैरह के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग सर्वे एंड रिसेटलमेंट। तो एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोलता है कि SC ST को ही इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका सेक्शन 35, सेक्शन 35 आपका हो जाएगा टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, ठीक है। टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड के बारे में डील करता है, ठीक है। सेक्शन 37 जो है, सेक्शन 37 आपका SC SC से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा C सेक्शन 37। और सेक्शन 41 जो है वो फूड सिक्योरिटी से डील करता है, इसीलिए अब आगे देखेंगे 46 अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, SPT आ गया, SPT एक्ट 1949, रैयत हैज़ द राइट टू एरेक्ट बिल्डिंग ऑन हिज होल्डिंग, दिस इज द मेंशन्ड अंडर कौन से आर्टिकल में, ठीक है, सेक्शन 17, इसमें टेनेंसी राइट्स के बारे में बात किया गया, ठीक है। सेक्शन 18 में आपका ये चीज़ का बात किया गया है, द राइट टू एरेक्ट बिल्डिंग ऑन हिज होल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बना सकता है अपने ही ये पे, तो ये सेक्शन 18 में बात किया गया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चीज़ देख सकते हैं
कि सेक्शन 19 भी दिया हुआ है। सेक्शन 19 क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र का जो रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर बात करता है। सेक्शन 20 उतना कुछ इस पर इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इस पर हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेकेंट लैंड अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो ये सब बहुत कॉमन सा सवाल है। ये जो डेफिनेशन वगैरह जो होता है, तो डेफिनेशन पूछता है, ठीक है, मीनिंग पूछता है, इसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है, रैयत का क्या मीनिंग है, अंडर रैयत का क्या मीनिंग है, इस टाइप का सवाल पूछता है, ठीक है। तो वेकेंट लैंड का यहाँ क्या मतलब है? वेकेंट लैंड का यहाँ मतलब है कि होल्डिंग वेयर रैयत हैज़ डाइड विदाउट हेयर्स, मतलब कि जो रैयत है बिना कोई अपना, अगर उसका कोई बच्चा वगैरह नहीं है, विदाउट कोई हेयर का, अगर वो डाइड मर जाता है तो फिर उसको वेकेंट लैंड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद 48 नंबर में देखेंगे, अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 अ पीस ऑफ ग्रेजिंग लैंड कैन बी यूज्ड एंड सेटल फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। तो पीस ऑफ ग्रेजिंग लैंड कैन बी यूज्ड एंड सेटल फॉर कल्टिवेशन विद द परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर इफ रिक्वायर्ड विद द परमिशन ऑफ विलेज हेडमैन, नेवर और बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नेवर, ठीक है। अब क्यों नेवर इसमें होगा? क्योंकि जो ग्रेजिंग लैंड है वो कम्युनिटी लैंड होता है, ठीक है। अब जो एक ग्रेजिंग लैंड है वो कम्युनिटी लैंड है, तो कम्युनिटी लैंड पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही नियम बोलता है एसपीटी एक्ट के अंदर, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। इन विच सेक्शन आर द प्रोविजंस ऑफ पेनल्टीज मेंशन्ड अंडर द एसपीटी एक्ट, ठीक है। पेनल्टी किस में मेंशन्ड है, ठीक है, आर्टिकल 67। तो आर्टिकल 67 में आपका वॉयलेशन, एनक्रोचमेंट, तो ये सब मेंशन्ड है, ठीक है। वॉयलेशन, एनक्रोचमेंट, ये सब मेंशन्ड है, और जो भी पेनल्टीज़ वगैरह है ये सारा चीज़ सेक्शन 67 में ही मेंशन्ड है। आंसर हो जाएगा सेक्शन 67, ठीक है। सेक्शन 68 जो है वो आपका अपील्स इन इलीगल ट्रांसफ़र, ठीक है। इलीगल ट्रांसफ़र में अगर आपको कोई अपील करना है तो इससे रिलेट करता है, ठीक है। 69 में आपका क्या है कि इसमें भी आपका अपील वगैरह रहता है और प्रोसीड्यूरल मैटर वगैरह रहता है, ठीक है। एंड सेक्शन 70 जो है वो आपका रूल मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 50 नंबर सवाल, अंडर विच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट 1949 द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड इज मेंशन्ड, ठीक है। तो कौन से सेक्शन में ये रैयती लैंड के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 23, ठीक है। 23 में ही रैयती लैंड के बारे में मेंशन किया हुआ है। और सेक्शन 24 जो है वो आपका ट्रांसफ़र के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस होता है उसके बारे में इसके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर सेक्शन 25 जो हो गया अदर टेनेंसी प्रोविज़न पे बात करता है, और 26 जो हो गया मोर्टेज वगैरह पे बात करता है, ठीक है। मोर्टेज वगैरह पे इसमें बात करता है सेक्शन 26 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एसपीटी हो गया, सीएनटी हो गया, लार एक्ट हो गया, फिर आपका सीपीसी हो गया। तो ये सब जो है, देखिए अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपका लगभग अच्छा खासा सवाल 12 सवाल के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो 12 सवाल में से सारा बनाना तो पॉसिबल नहीं है, सारा करेक्ट करना वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है। वो सब किसी का होता भी नहीं है, बहुत गिना चुना कोई है जिसका किस्मत अच्छा है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लेकिन 60 से 8 सवाल आप 100% इसको कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगा के हर चीज़ को अगर आप पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आप हर चीज़ पे थोड़ा लॉजिक लगा के एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप इस पे आंसर तक जा सकते हैं, ठीक है।
तो इसी के साथ टोटल 50 क्वेश्चंस आज के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इन सारे को अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा था एक्सप्लेनेशन वगैरह। ये सीरीज़ आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ 10 सवाल जो लगभग इसमें पूछे जाते हैं, जीएस पेपर 1 में जो पूछे जाते हैं उस पर, वो भी झारखंड बेसिस पे रहता है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।